तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना ये परिवार अब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का होने वाला है। समझ गए ना। और अरे भाई, आज ही फंक्शन नहीं हो रहा है, समझ गए ना। आज ही फंक्शन नहीं हो रहा है कि आप लोग का मजाक आज से ही शुरू नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका जो परिवार है ना, अब प्यारे बच्चों होने वाला है वो 1 मिलियन यानी कि पूरे 10 लाख का होने वाला है प्यारे बच्चों। और यहां पर हम ना उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पूरे दमखम के साथ, आप लोग अपने पूरे जोश और जुनून के साथ यहां पर अपना दम दिखाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य था कि 20 तारीख को, ध्यान रखिएगा, हमारा लक्ष्य था कि 20 तारीख को अब हम लोग फंक्शन करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, दुर्गा पूजा का समय है और सभी सर बोल रहे हैं कि नहीं सर, दुर्गा पूजा में घर जाना जरूरी है, बहुत दिन से घर नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, 19 तारीख को ही ये फंक्शन कर दिया जाए, ताकि 20 तारीख को सभी टीचर्स, सभी शिक्षक अपने अपने घर चले जाएं। और इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूरा जोश और जुनून दिखाना है, समझ गए ना। आप लोगों को पूरा दम दिखाना है, पूरा जोश और जुनून दिखाना है, और 19 तारीख के पहले आप लोगों को पूरा करके दिखाना है, ठीक है ना। 19 तारीख को पूरा करके दिखाना है। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताइए, 19 तारीख को होने वाला है ना। एक बार जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाइए, जल्दी जल्दी से, फास्ट, जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा ना। जल्दी से बताइए एक बार, सभी बच्चों का हम कमेंट देखना चाहते हैं और आपका वो उत्साह देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि हाँ सर हो जाएगा ना। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमें तो लग रहा है कि भाई एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, हमें तो लग रहा है कि एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे पूरा करके दिखाएंगे, ठीक है ना। यस, पूरा करके दिखाएंगे, समझ गए ना। ये प्यारे बच्चों पूरा करके दिखाएंगे आप लोग। तो एक बार जल्दी से बताइए, सारे बच्चे इस चीज को पूरा करेंगे ना। एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर पूरा करेंगे। ओके सर, हो जाएगा हो जाएगा। ये आप लोग का बस ऊपर ऊपर से है कि फिर एकदम दिल से बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं या फिर पूरे दिल से बोल रहे हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए मेरे भाई। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, चिंता मत करिए सर, हो जाएगा। अरे भाई वाह, चलो क्या बात है, हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हो जाएगा नहीं बल्कि हो जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम 19 तारीख को बोल रहे हैं तो हम 19 तारीख को सब कुछ तैयारी करके रखेंगे, ठीक है ना। 19 तारीख को हम सब कुछ तैयारी करके रखेंगे और 19 तारीख को आप लोगों को पूरा करके दिखाना है। ओके, 19 तारीख को पूरा करके दिखाना है, ये बात आप लोग पूरे अच्छे तरीके से विश्वास कर लीजिएगा, ओके ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं हम। चलिए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। 300 ग्राम के दिल से बोल रहे हैं सर, हो जाएगा। अरे भाई, जब आप लोग दिल का पूरा हिस्सा लगा दिए, एक तो हमारा दिल छोटा है, 300 ग्राम का दिल है, ऊपर से आप 300 में 300 ग्राम अगर आप लगाने के लिए तैयार हैं, तो फिर प्यारे बच्चों हम कहां पीछने के लिए तैयार हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम भी अपना पूरा दम लगाते हैं। हमारे जितने भी सारे टीम मेंबर हैं, जितने भी सारे शिक्षक हैं, जितने भी सारे आपके बड़े भाई बंधु हैं, सब मिलकर के ना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी पूरा दम लगा देना होगा, ठीक है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन प्यारे बच्चों करके दिखाना है, करके दिखाना है, ठीक है ना, करके दिखाना है। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से लिखिए जय महाकाल, ठीक है ना। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महाकाल का आशीर्वाद है सर, हो जाएगा। माता दुर्गा का कृपा है, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा और हो जाना ही चाहिए। और जहां पर आप लोग हैं ना, तो भाई आप लोगों से बढ़ के कोई पावर है? जनतंत्र में जनता से बढ़कर के किसी को पावर होता है जी? नहीं। तो आप लोग क्या है? जनता। और जनता जनार्दन जब चाह गया, तो जिस जनता जनार्दन चाह गया तो उसका सरकार बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाह गए तो ये पूरा हो करके रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाह गए ना, तो ये जो आंकड़ा आप लोग देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये पूरा हो करके रहेगा और उसे आप लोग करके दिखाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में पता है? आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए, एक बार तो हम पहले भाई प्रयास करेंगे कि आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए।
जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सीधे हम लोग वहीं पर चलेंगे जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं एडमिशन लिए हैं, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए ना दोबारा समय आने वाला नहीं है। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है, देखो अभी सुयोग्य तुम्हारे पास खड़ा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, उस समय को मत जाने दीजिए जो समय अभी आपके पास है, समझ गए ना। और नहीं तो जो चीज अपने पास से निकल जाता है ना, वो दोबारा उसका उम्मीद भी नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं ना। जो चीज अपने पास से निकल जाता है, अपने हाथ से निकल जाता है, उसका उम्मीद भी मत करिएगा। और समय तो खुद कहता है कि अगर समय रहते खुद हम अपना कदर नहीं करेंगे। समय कहता है हम लोगों से कि देखो रे भाई, समय रहते अगर हमारा कदर नहीं किए ना, तो फिर हम तुम्हारा कदर पूरे जिंदगी भर नहीं करेंगे। इसलिए समय रहते समय का कदर कर लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीधे चलते हैं प्यारे बच्चों अपने उसी टॉपिक पे जहां से हम लोगों को आज पढ़ना है। ओके, तो वहीं पर चलेंगे हम लोग, सीधे अपने उसी टॉपिक पे चलेंगे जहां से हम लोग को पढ़ना है। अच्छा हाँ, फूल के बारे में प्यारे बच्चों हम आप लोगों को बोले थे कि भाई फूल के बारे में ना आप लोग चित्र बना करके भेजिएगा, और बहुत सारे बच्चे चित्र बना करके भेजे हैं, ठीक है। बहुत हमें अच्छा लगा कि चलो भाई आप लोग चित्र बना करके भेज रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इतना सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं ना कि मत पूछिए। लग रहा है कि वो फूल एकदम हरा हो जाएगा, लग रहा है कि एकदम फूल जीवित हो जाएगा, इतना बेहतरीन फूल बना करके भेजे हैं, ठीक है। इतने जबरदस्त तरीके से फूल बना करके भेजे हैं कि सचमुच में लग रहा था कि वो फूल हम आपको दे दें निकाल करके, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और हम लोग आज बात करते हैं प्यारे बच्चों मानव जनन तंत्र के बारे में। मानव जनन तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम मानव जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन मानव जनन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मानव जनन तंत्र के बारे में प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, या फिर अगर हम आपसे पूछें कि प्यारे बच्चों ये बताओ, कितने वर्ष की अवस्था में मानव जनन तंत्र परिपक्व हो जाता है? बताओ जल्दी से, कितने वर्ष की अवस्था में, वर्ष आपको बताना है, कितने वर्ष की अवस्था में मानव जनन तंत्र परिपक्व हो जाता है? चाहे वो पुरुष जनन तंत्र हो, यानी कि नर जनन तंत्र हो, या फिर मादा जनन तंत्र हो, ठीक है ना। जनन तंत्र, अच्छा जनन तंत्र प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन अंग भी बोलते हैं, जनन अंग, ठीक है ना। जनन अंग भी लिखते हैं, या फिर इसी को ना प्यारे बच्चों जननांग भी लिखते हैं हम लोग, समझ गए ना। इसी को हम लोग जननांग भी लिखते हैं, यानी कि जनन करने वाला अंग, समझ गए। जनन करने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं, ये बात आपको पता है। तो कितने वर्ष की अवस्था में ये जो जननांग है हमारा परिपक्व हो जाता है? 12 वर्ष सर, 14 वर्ष, 18 वर्ष? अरे 18 वर्ष, वोट देना है क्या है? ये जो 18 वर्ष लिख रहे हैं, हम आपसे वोट देने का उम्र नहीं पूछ रहे हैं बाबू, समझ गए ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जननांग जो होता है, चाहे वो पुरुष जननांग हो या फिर मादा जननांग हो, वो कितने वर्ष की अवस्था में परिपक्व हो जाता है? तो इसका जवाब होगा प्यारे बच्चों 12 से 13 वर्ष, ठीक है ना। 12 से 13 वर्ष, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जवाब हमारा क्या होगा, 12 से 13 वर्ष, ठीक है, 12 से 13 वर्ष। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं, जब पुरुष 12 से 13 वर्ष के होते हैं, यानी कि जब एक लड़का 13-14 वर्ष का हो जाता है ना, जब एक लड़का 13-14 वर्ष का हो जाता है ना, तो प्यारे बच्चों उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक है। जब कोई लड़का 12 से 13 वर्ष या 13 से 14 वर्ष का हो जाता है, तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया किसके लिए भाई, लड़का के लिए, ठीक है ना, लड़का के लिए। उसी तरीके से एक लड़की के भी शरीर में ना, लड़की भाई लकड़ी नहीं, लड़की, हाँ लड़की, ठीक है ना, एक लड़की के भी शरीर में ना बहुत सारे बदलाव आते हैं जब वो 13-14 वर्ष की हो जाती है, ठीक है। और जब वो 13-14 वर्ष की हो जाती है या फिर हो जाता है, और जब उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं ना, तो उस अवस्था को प्यारे बच्चों बोलते हैं यौवना आरंभ। क्या बोलते हैं, यौवना आरंभ बोलते हैं, यौवनारंभ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब 12-13 वर्ष या 13-14 वर्ष का लड़का हो जाता है या फिर लड़की हो जाती है, तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और उस अवस्था को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, यौवना आरंभ बोलते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर कौन कौन सा बदलाव आता है सर?
आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ना, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करिए। 8 4 12 लगभग 900 बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सोच लीजिए। लगभग 900 बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सोच लीजिए। आप लोग बहुत पिटाओगे मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो भाई, तो जल्दी से बताओ, लड़का जब 13 से 14 वर्ष की उम्र में हो जाए या फिर लड़की 13 से 14 वर्ष की उम्र में हो जाती है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसे हम लोग प्यारे बच्चों, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं यौवना आरंभ। यौवना आरंभ मतलब हो गया कि युवा आरंभ हो गया, यानी कि अब वो लड़का जवान हो गया है, समझ गए ना, अब वो लड़का जवान हो गया है। आप लोग अपने घर में अक्सर सुनते होंगे, आपके मम्मी, आपके चाची, आपके बड़े अगर कोई भी हो तो हंसी मजाक में बोलते हैं कि लगता है कि लड़का जवान हो गया है, इसको शादी ब्याह कर देना पड़ेगा, बोलते हैं ना। आपके घर में बोलते होंगे, अरे तू तो जवान हो गया है, तुम्हारा शादी ब्याह करने लायक तू हो गया है, बोलते हैं ना, शादी ब्याह करने लायक हो गया है, यानी कि वो यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुका है, ठीक है ना। किस चीज में? यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई बालक या बालिका यानी लड़का और लड़की यौवना आरंभ में प्रवेश कर जाता है या जाती है तो उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जो हर एक लड़का लड़की के शरीर में होता है, और उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं यौवना आरंभ। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जानेंगे, सबसे पहला तो जानेंगे कि पुरुष यौवना आरंभ क्या है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पुरुष यौवना आरंभ क्या है, यानी कि पुरुष के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि स्त्री यौवना आरंभ क्या है। क्या जानेंगे? स्त्री यौवना आरंभ क्या है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पुरुष यौवना आरंभ क्या है और स्त्री यौवना आरंभ क्या है, दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। देखिए, एक लड़का लिख रहा है कि सर जी मैं शादी लायक हो गया हूं, समझ रहे हैं ना। हाँ, वो लड़का शादी लायक हो गया जो भी कमेंट कर रहा था। अरे तुम्हारे कहने से नहीं होगा, जब तुम्हारे मम्मी पापा कहना शुरू कर देना क्या हो गया है लड़का शादी लायक, तब, समझ गए ना। और ऐसे भी भाई तुम लोग 13-14 वर्ष के हो गए हो, तब तो विचार किया जा सकता है। क्या क्या कहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा से बात करें क्या? बोल रहा है कि सर शादी ब्याह करने लायक हम हो गए हैं, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा से हम बात करें, लड़का को शादी करवा दीजिए? जैसा बोलो भाई वैसा हम बात करते हैं, तुम्हारा अगुवाई हम कर देंगे, हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगर हम प्यारे बच्चों आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई पुरुष यौवनारंभ तो चलो भाई हो गया, कि मान लिया जाए कि पुरुष 13-14 वर्ष की अवस्था में, पुरुष में कौन कौन से ऐसे बदलाव आते हैं, आप क्या बोलेंगे? अगर हम आपसे पूछें कि जब पुरुष यौवना आरंभ में प्रवेश करता है तो उसमें कौन कौन से मुख्य बदलाव आते हैं, तो उसमें बहुत सारे बदलाव हैं, जिसमें 5-6 बदलाव हम आपको बताएंगे आगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ना प्यारे बच्चों हम लोग यही जानते हैं कि पुरुष यौवना आरंभ क्या है। पुरुष यौवना आरंभ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, जब नर का जनन अंग, जिस अंग से जनन किया जाता है उसे जनन अंग कहते हैं, और जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष यौवना आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष यौवना आरंभ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है तो उसे पुरुष यौवना आरंभ कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं कि पुरुष का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, क्या उसके पहले वो जनन अंग कार्य नहीं कर रहा था? बिल्कुल कार्य कर रहा था प्यारे बच्चों, समझ गए ना। देखिए, जो पुरुष का जनन अंग होता है ना, जो पुरुष का जनन अंग होता है उसी से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? मूत्र विसर्जन किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उसी से क्या किया जाता है? मूत्र विसर्जन किया जाता है। तो वो अंग तो भाई कार्य कर ही रहा था, वो अंग तो कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो अंग आज कार्य नहीं कर रहा है, वो अंग तो कार्य कर रहा है। फिर हम कैसे लिख रहे हैं कि सर जनन अंग कार्य कर रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, जनन अंग मतलब हुआ कि जनन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, समझ गए ना। जनन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो कार्य ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। मतलब ये हुआ कि जनन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, समझ गए ना। और नहीं तो बाकी तो उससे भाई दूसरा काम हो ही रहा था, समझ गए ना, उससे दूसरा काम तो हो ही रहा था, लेकिन ये वाला काम नहीं हो रहा था। तो जनन के लिए अगर वो अंग कार्य करना शुरू कर दे तो उसे कहते हैं पुरुष यौवनारंभ। और ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2 नंबर का पूछता है, समझ गए। वो आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछेगा, तो आपको याद भी रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप देखिए, सभी बालक वर्ग का जनन अंग जो है, जितने भी सारे लड़के हैं ना, उसका जनन अंग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है।
12 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में जब लड़का होता है तो उसका जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पुरुष का यौवनारंभ जो है वो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जनन करने लायक हो जाता है। वो यानी कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पुरुष है जो यौवनारंभ में प्रवेश कर जाता है, जिसे पुरुष यौवनारंभ कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, पुरुष में प्यारे बच्चों जनन अंग के रूप में ना वृषण होते हैं, ठीक है, जनन अंग के रूप में वृषण होते हैं। और इसी वृषण से प्यारे बच्चों क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। ध्यान रखिएगा, इसी वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और वो जो शुक्राणु होता है ना प्यारे बच्चों, यह हम कह सकते हैं कि वृषण से ही एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। देखिए कुछ बच्चों का हम कमेंट, एक बच्चे का कमेंट देखें कि सर हमें शर्म आ रही है। देखिए प्यारे बच्चों, हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपके बुक में है, और ये टॉपिक ऐसा है ना जिस पर शर्माना नहीं चाहिए, हमें जानकारी रखना चाहिए। समझ गए ना? जानकारी रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ आपके पुस्तक के लिए नहीं प्यारे बच्चों, बल्कि आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ये नहीं सोचना है कि सर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए और समझ करके उसको ध्यान से याद करिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है मेरे भाई। समझ गए ना? ये परीक्षा में आपका पूछा जाता है, ऐसा मत सोचिएगा कि बिना परीक्षा में पूछा जाने वाला चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पुरुष के वृषण से, अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया कि पुरुष के वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपको जवाब देना है टेस्टोस्टेरोन। या फिर आपसे पूछा जाएगा स्पर्म का निर्माण कहां होता है, शुक्राणु या फिर शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो जवाब देना होगा वृषण में, ठीक है ना? जवाब देना होगा वृषण में। आपसे पूछेगा कि बताओ पुरुषों में वृषण की संख्या कितनी होती है, क्या जवाब दीजिएगा? आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे जवाब बताइए, जल्दी से सारे बच्चे जवाब बताइए। पुरुष में वृषण की संख्या कितनी होती है? यस, जल्दी से बताइए। 2, बिल्कुल सही जवाब है, 2, ठीक है ना? यानी कि एक जोड़ा। पुरुष में प्यारे बच्चों एक जोड़ा वृषण होता है, एक जोड़ा वृषण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पुरुष में एक जोड़ा वृषण होता है, और उसी वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। समझ गए ना? अब ध्यान रखिएगा, अब हम आपको क्या बताएं, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि जब पुरुष कह सकते हैं कि यौवनारंभ में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। वो बदलाव कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बदलाव है, सबसे पहला बदलाव, देखते होंगे कि एक बच्चा का आवाज ना बड़ा मधुर होता है, बड़ा पतला होता है, सुरीला होता है। देखे हैं ना, एक बच्चा का आवाज बड़ा सुरीला होता है, लेकिन जैसे ही वो यौवनारंभ में प्रवेश करता है, यानी कि उसका उम्र 13-14 साल होता है ना, वो प्यारे बच्चों आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका आवाज धीरे 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 भारी होने लगता है। समझ गए? तो सबसे पहला लक्षण यही है, आवाज भारी हो जाना। आवाज अगर भारी हो गया तो समझो भाई कि वो यौवनारंभ में प्रवेश कर रहा है। समझ गए ना? सबसे पहला तो भाई यही हो जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों, कंधा का चौड़ा हो जाना। कंधा, ये जो आप कंधा देख रहे हैं ना, ये चौड़ा हो जाता है, और ये जब कंधा चौड़ा होता है तो एक लड़के को जिम्मेदारी का अनुभव भी कराता है कि देखो अब तुम्हारे कंधों पर ना जिम्मेदारी बढ़ने वाला है, तब तुम्हारा कंधा चौड़ा हो रहा है। समझ रहे बातों को? भगवान कंधा को चौड़ा क्यों करते हैं, सोच रहे हैं ना? आखिर एक लड़कों में जब वो 14 वर्ष का हो जाता है तो उसका कंधा चौड़ा क्यों होने लगता है? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि बड़ा दिन मौज मस्ती कर लिया, गोदी में खेल लिया बबुआ, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाला है, लोड बढ़ने वाला है, इसलिए अब तुम्हारा कंधा हम चौड़ा कर रहे हैं ताकि तुम लोड वजन ज्यादा उठा सको। समझ गए ना? तो उसका कंधा चौड़ा हो जाता है। तो दो लक्षण तो बता दिए यौवनारंभ का, 2 लक्षण तो बता दिए, आवाज में भारीपन और कंधा चौड़ा हो जाता है। दूसरा, जब कोई लड़का 13-14 साल का हो जाता है तो उसका शरीर सुडौल हो जाता है और वो ताकतवर हो जाता है। 10-12 साल का लड़का ना ज्यादा ताकतवर नहीं होता है, लेकिन जब वो 13-14 साल का होता है ना, जब वो 13-14 साल का होता है तो उसका जो शरीर में ताकत है वो ताकत बढ़ने लगता है, और उसका शरीर कैसा हो जाता है? ताकतवर हो जाता है। याद रहेगा, उसका शरीर कैसा हो जाता है? ताकतवर हो जाता है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, दाढ़ी मुंह छाना शुरू हो जाता है।
ठीक है ना। ये सब दाढ़ी मूछ देख रहे हैं ना, ये दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है, समझ गए, दाढ़ी मूछ आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद है जनन अंग पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि प्यारे बच्चों कच्छिए बाल भी बोला जाता है, ठीक है ना, जिसको ना कच्छिए बाल भी बोला जाता है, समझ गए। जनन अंग यानी जनन अंग पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बोले तो मूत्र मार्ग के पास बाल आने शुरू हो जाते हैं, दो जांघों के बीच में बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों जनन अंग पर बाल आने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद है कांख में बाल आना। आप लोग देखते होंगे कि जब 14-15 साल का लड़का होता है ना, तो प्यारे बच्चों कांख में बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये होता है उसका 6 लक्षण, समझ गए, ये होता है उसका 6 लक्षण, आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि लड़कों में यौवना आरंभ प्रवेश करने का क्या लक्षण है, तो ये 6 लक्षण आपको लिखना होगा। आवाज भारी हो जाता है, कंधा चौड़ा हो जाता है, शरीर सुडौल और ताकतवर हो जाता है, मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, जनन अंग पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और कांख पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो यहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा जाएगा कि लड़कों का यौवना आरंभ कब से शुरू होता है, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल, लड़कों का यौवना आरंभ कब से शुरू होता है, सबसे पहला सवाल यही रहेगा। तो इसका जवाब क्या देना है, लड़कों का यौवना आरंभ शुरू हो जाता है 12 से 13 वर्ष में। आपसे पूछा जाएगा मानव में कितने मानव में कितने जोड़े वृषण पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि मानव में 2 जोड़े वृषण पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा स्पर्म का निर्माण कहां होता है, तो स्पर्म का निर्माण वृषण में ही होता है। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि हाँ, फिर लघुत्तरीय में पूछा जाएगा कि उन प्रमुख लक्षणों को लिखें जो ये दर्शाता है कि पुरुष यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुका है। तो ये 6 लक्षण आपको लिखने पड़ेंगे, ओके। तो ये हो गया लड़कों का बात, समझ गए ना, ये हो गया लड़कों का बात, यानी कि ये हो गया पुरुष यौवना आरंभ। क्या हो गया, पुरुष यौवना आरंभ। क्लास को जरा एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, जल्दी से बताइए। अरे मजा आ रहा है ना पढ़ने में, आप लोग इसी टॉपिक का तो इंतजार कर रहे थे। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, यस सर, वाह क्या बात है। तो अब प्यारे बच्चों पुरुष यौवना आरंभ सारे बच्चे समझ गए। अगर समझ गए तो हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ सर समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ गए तो जल्दी से हाथ खड़ा करिए और बोलिए सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए, अब तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए प्यारे बच्चों, पुरुष यौवना आरंभ के बाद हम आपको बताते हैं स्त्री यौवना आरंभ से आप क्या समझते हैं और स्त्री यौवना आरंभ के लक्षण, ओके। स्त्री यौवना आरंभ से आप क्या समझते हैं और स्त्री यौवना आरंभ के कौन कौन से लक्षण हैं, ये ना अब हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम आपको बताए 12 से 13 वर्ष प्यारे बच्चों लड़कों में, उसी तरीके से 12 से 13 वर्ष लड़कियों में भी होता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, जब हम देखिए जब पुरुष का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, पुरुष यौवनारंभ कहते हैं। उसी प्रकार से जब मादा का शरीर जनन अंग कार्य करने लगता है, जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करने लायक हो जाता है तो उसे कहते हैं क्या, स्त्री यौवनारंभ। अच्छा अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं स्त्री यौवनारंभ। यानी कहने का मतलब हुआ, जब एक लड़की मां बनने लायक हो जाती है, समझ गए ना, जब एक लड़की मां बनने लायक हो जाती है तो उसे कहते हैं स्त्री यौवनारंभ। अब सीधे ये समझिए, सीधे आप ये समझिए, यानी कि 12 से 13 वर्ष की लड़की मां बनने के योग्य हो जाती है, समझ गए ना। एक 12 से 13 वर्ष की लड़की मां बनने योग्य हो जाती है क्योंकि उसमें वो सब कुछ तैयार रहते हैं जो कि एक मां बनने के लिए पर्याप्त है। तो ध्यान रखिएगा, जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्त्री यौवना आरंभ, ओके। और ध्यान रखिएगा, सभी बालिका वर्ग, जितने भी बालिका वर्ग हैं, उनका जनन अंग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है। और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से प्यारे बच्चों पुरुषों में वृषण पाया जाता है ना, जिस तरीके से पुरुषों में वृषण पाया जाता है, जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसी तरीके से मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। और आपको साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है।
अंडाशय से क्या कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पुरुषों के बारे में बातचीत किया जाए तो पुरुषों के वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि मादा के मादा के अंडाशय भाग से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बताइए जल्दी से हो जाएगा ना? तो यस प्यारे बच्चों। अच्छा, यही अंडाशय होता है ना जिससे प्यारे बच्चों अंडा निकल करके आता है, वो शुक्राणु के साथ मिलता है और मिलने के बाद क्या होता है पता है? मिलने के बाद क्या भ्रूण का निर्माण होता है। अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको किस तरीके से मिलता है बताएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। अब मादाओं के बारे में बताएंगे कि लैंगिक कार्य को दर्शाता है, यानी कि महिला जो है, लड़की जो है, वो यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुकी है। इसके कौन कौन से लक्षण हैं? एक लड़की यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुकी है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं? समझ गए ना? तो सबसे पहला लक्षण देखिए, लड़कों का आवाज ना जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे भारी हो जाता है। समझ गए? जैसे अभी हम लोग का आवाज देखिए कितना भारी हो गया है। बचपन में होंगे तो जरूर हमारा भी आवाज सुरीला रहा होगा, कृष्ण भगवान के जैसे, कृष्ण भगवान के बांसुरी के जैसा। अब फटा हुआ बांसुरी था कि बढ़िया बांसुरी था वो हमको नहीं पता है, लेकिन बचपन में उम्मीद लगाते हैं कि हमारा भी आवाज मधुर रहा होगा। समझ गए? लेकिन लड़कों का आवाज जैसे जैसे उसका लड़कों का उम्र बढ़ता है ना वैसे वैसे उसका आवाज क्या होता है? भारी होता है। लेकिन लड़कियों का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है उसका आवाज ना मधुर होते जाता है। समझ गए? उसका आवाज मधुर होते जाता है, तब ना गाना निकलता है, कोयल सी तेरी बोली। आहा, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, तब ना प्यारे बच्चों लड़कियों के ऊपर गाना निकलता है, कोयल सी तेरी बोली। तो ये ना कोयल सी उसकी बोली होती है, इसलिए उसका आवाज क्या होता है? मधुर होता है। याद रहेगा? जल्दी से बताइए, याद रहेगा? आवाज में क्या हो जाता है? मधुरता आ जाता है जी। लड़कियों के आवाज में मधुरता आ जाता है। समझ गए? अच्छा, ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उसके आवाज में मधुरता आ जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 12 से 13 वर्ष के अवस्था में जब लड़की यौवना आरंभ में प्रवेश करती है तो उसका नितंब चौड़ा हो जाता है। चौड़ा, यहां पर चौड़ा लिखा गया, नितंब चौड़ा। नितंब मतलब होता है प्यारे बच्चों कमर के पास का भाग, ठीक है ना? कमर के पास का भाग, ठीक है ना, उसको नितंब कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा नितंब चौड़ा हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा नितंब क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। उसके बाद मासिक चक्र प्रारंभ हो जाते हैं। लड़की जब 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जाती है तो उसका मासिक चक्र शुरू हो जाता है। ओके, जिसको रजोधर्म कहते हैं या फिर बोलचाल की भाषा में हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? पीरियड्स भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। समझ गए? ये जब शुरू हो गया मतलब समझिए कि कोई भी एक लड़की मां बनने के योग्य हो चुकी है। समझ गए ना? जब मासिक चक्र लड़कियों का शुरू होता है और हर एक 28वें दिन मासिक चक्र आता है, ध्यान रखिएगा। तो 28वें दिन जब मासिक चक्र आता है तो इसका मतलब हुआ कि एक लड़की इस योग्य हो गई है कि वो मां बन सकती है। तो ये 3 लक्षण आपको हम इधर बता दिए। समझ गए ना? कि आवाज में मधुरता, नितंब का चौड़ा हो जाना और मासिक चक्र प्रारंभ हो जाना। इसके अलावा जब एक लड़की, जब एक महिला कह सकते हैं, जब एक स्त्री जब यौवना आरंभ में प्रवेश करती है, जब यौवना आरंभ में प्रवेश करती है तो स्तन का विकास हो जाता है, ठीक है ना? स्तन का विकास हो जाता है ताकि वो जिस बच्चे को जन्म दे उस बच्चे को वो दूध पिला करके बड़ा कर सके। समझ गए ना? हम लोग भी आज बड़ा हुए हैं तो कहीं ना कहीं माँ का दूध पी करके ही बड़े हुए होंगे। समझ गए ना? बिना माँ के दूध के तो कोई पल नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देता है कि अरे भाई 6 महीना तक बच्चे को माँ का दूध ही दीजिए। समझ गए ना? डॉक्टर भी सलाह देता है कि किसी भी छोटे बच्चे को 6 महीना तक कोई अनाज नहीं देना है, गाय भैंस का दूध नहीं देना है। मां का दूध ही सबसे बड़ा अमृत के समान होता है 6 महीना तक के बच्चों के लिए, ठीक है? तो स्तन का विकास हो जाता है। उसके अलावा जनन अंग पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और फिर कांख पर बाल आना शुरू हो जाता है, यानी कि कांख में बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये सब होते हैं प्यारे बच्चों स्त्री यौवना आरंभ के लक्षण, जो कि परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। ओके, परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्त्री यौवना आरंभ के लक्षण। तो बताइए सारे बच्चे समझ गए? अब कहिएगा सर इसमें समझने वाला क्या बात है, इस तो सब पहले से जानते हैं क्या? सारे बच्चे समझ गए ना? यस, चलिए, तो यहां तक पुरुष यौवना आरंभ और स्त्री यौवना आरंभ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कितने बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। सारे बच्चे को समझ में आ गया? यस सर,
चलिए, तो अब चलिए प्यारे बच्चों, अब है ना हम लोग, अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे आखिर नर का जनन अंग कैसा होता है, किस तरीके से कार्य करता है। तो ये सब प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट किया जाए आगे। यस सर। चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। और ये जो प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? परीक्षा में ये 5 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चित्र बनाने के लिए भी पूछता है, तो प्यारे बच्चों चित्र आपको इस तरीके से बनाना है और इसका वर्णन करने के लिए पूछता है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले ना प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ओके, तो चलिए अभी देखिए नर जनन तंत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो क्या होता है? नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, जल्दी से बताइए। नर जनन तंत्र का, देखिए एक बच्चे का सवाल है कि सर जब कोई लड़का या लड़की 13 से 14 वर्ष में मां बनने के योग्य हो जाती है तो लड़की के शादी का उम्र कम से कम 18 और लड़का के शादी का उम्र कम से कम 21 वर्ष क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए प्यारे बच्चों, लड़का का ना वो जो जनन अंग कार्य करना प्रारंभ कर दिया, ये प्राकृतिक चीज है, समझ गए। ये क्या है? नेचुरली है, प्राकृतिक चीज है, जिस पर लड़कों का ना कंट्रोल है ना लड़कियों का कंट्रोल है। वो उस अवस्था में शुरू हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। वो उस अवस्था में शुरू हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे देखिए अगर हम लोग लड़कियों के बारे में बात करें, मासिक चक्र का शुरू हो जाना, तो क्या इस पर लड़कियों का कंट्रोल है? नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है, ये सभी लड़कियों में होता है, समझ गए ना, ये सभी लड़कियों में होता है। चाहे वो हमारी घर की लड़की रहे, चाहे बाहर की लड़की रहे, चाहे दुनिया की कोई भी लड़की रहे, वो सब में होता है प्यारे बच्चों मासिक चक्र प्रारंभ। तो ये प्राकृतिक चीज है और इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये शरीर का बनावट है, इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन शादी का उम्र प्यारे बच्चों 18 वर्ष इसलिए रखा गया है, चूंकि देखिए ये सब तो भाई प्राकृतिक चीज है, हो जाता है। मां बनने के लिए 18 वर्ष और पिता बनने के लिए 21 वर्ष का उम्र इसलिए रखा जाता है चूंकि पिता बनना सिर्फ काफी नहीं है प्यारे बच्चों, पिता बनना सिर्फ काफी नहीं है, जिम्मेदारियों को उठाना काफी है, समझ गए ना। एक पिता का क्या जिम्मेदारी होता है, एक मां का क्या जिम्मेदारी होता है, समझ रहे हैं ना। एक मां का क्या जिम्मेदारी होता है, एक पिता का क्या जिम्मेदारी होता है, ये ना 12 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चा नहीं समझ सकता है। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में यह बच्चा नहीं समझ सकता है कि पिता का जिम्मेदारी क्या होता है और माता का जिम्मेदारी क्या होता है। सबसे पहला कारण तो ये जिम्मेदारी को लेकर के, कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज है, जिसको लेकर के सबसे बड़ा बात शुरू होता है कि यह जिम्मेदारी कौन उठा सकता है, समझ गए ना। क्या एक 12 से 13 वर्ष की लड़की मां बनने के योग्य हो जाती है, वो जिम्मेदारी उठा लेगी अपने बच्चों का? बताइए, क्या एक 12-13 वर्ष की लड़की इतना योग्य हो जाती है, इतना परिपक्व हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने बच्चों का जिम्मेदारी उठा लेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए 12 से 13 वर्ष का क्या कहते हैं, जब तक 18-20 साल होता है ना, तब तक तो लड़की का एज बढ़ते रहता है और लड़की का उम्र बढ़ते रहता है और लड़की का शरीर भी विकास करता है। यानी कि 18-20 साल की उम्र तक तो लड़की का खुद का शरीर विकास करता है, समझ गए ना। देखते हैं ना, कोई लड़का 20 साल की उम्र तक बड़ा होता है, लंबा होता है, जो भी है, तो जिस अवस्था में खुद लड़की का शरीर विकास कर रहा है, उस अवस्था में क्या वो इस योग्य हो जाएगी कि अपने बच्चों के शरीर का वो विकास कर सके? अरे भाई, खुद अभी उसका शरीर विकास कर रहा है, समझ गए ना। अभी खुद उसका शरीर विकास कर रहा है, अभी उसको पोषण की जरूरत है, अभी उसको पोषण की जरूरत है। और क्या 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ठीक बात है, बच्चे को वो जन्म दे देगी, लेकिन क्या उसके अंदर, उसके शरीर में इतना ताकत होगा कि वो एक बच्चे को दूध पिला करके बड़ा कर सके? नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ मां बन जाने से मतलब नहीं होता है, जिम्मेदारियों को उठाना भी होता है, उस अनुसार परिपक्व भी बनना होता है, ताकि हम अपने बच्चों को संभाल सके, समझ गए ना। बच्चों को संभालना बड़ी बात है। छोटा बच्चा को पालना इतना आसान काम समझते हैं क्या? बहुत टफ काम है, समझ गए ना। 10 मिनट आप बच्चा को गोद में उठा करके देखिए ना, आपका पसीना छूट जाएगा, समझ गए। और एक मां होती है कि पूरे उम्र, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसको गोद में लिए रहती है। सोच लीजिए कितना कठिन काम होता होगा, ठीक है ना। तो आप एक दिन लेकर के दिखाइए, पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक, जिस समय कियाना शुरू करेगा ना, 5 मिनट में कहिएगा कि इसकी मम्मी कहां गई, जरा बुलाओ, जरा, बिना उसके चुप नहीं होगा ये, समझ गए ना। तो ये होता है।
तो वो लड़की इस योग्य नहीं हो पाती है कि वो अपने बच्चों का देखभाल कर सके, क्योंकि 12 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़की का खुद दिमाग नहीं काम करता है कि हमको किधर जाना है, समझ गए ना। वो तो खुद खेलते रहती है, ठीक है ना, वो तो खुद खेल कूद में लगी रहती है, और खेल कूद में करने वाला जो खेल कूद वाला जो समय है उसमें वो बच्चे को जन्म दे दे, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए सरकार ने पाबंदी लगा दिया है कि लड़कियों का उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़कों का उम्र कम से कम 21 वर्ष, ठीक है ना। लड़कों का उम्र कम से कम 21 वर्ष और वोट देने का उम्र 18 वर्ष। मतलब देश चलाने लायक हो गए हो लेकिन पिता बनने लायक नहीं हुए हो, सरकार का यही कहना है, समझ गए ना। सरकार का यही कहना है कि बेटा 21 साल में शादी करना है, 18 साल में वोट देना है। यानी कि वोट दे करके तुम ये सोच सकते हो कि कौन सरकार हमारे लिए बढ़िया है, कौन सरकार हमारे लिए खराब है, लेकिन ये नहीं सोच सकते हो कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब सारे बच्चे को अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए। यस सर, यस सर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र का जो सबसे प्रमुख अंग होता है ना, वो होता है वृषण। और वृषण प्रत्येक मनुष्य में 2 जोड़ा पाया जाता है, जैसे एक देखिए यहां पर है और एक देखिए यहां पर है, ठीक है ना। 2 जोड़ा वृषण पाया जाता है और इसी वृषण में प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। इसी वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अगर इसके शरीर के बनावट के बारे में बात करें तो ये शरीर के बाहर लटकता रहता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है जी, वृषण है। तो हम लोग लिखेंगे यह नर का प्रथम लैंगिक जनन अंग होता है जिसकी संरचना अंडाकार होती है और इसकी संख्या 1 जोड़ी जो उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में होता है, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों थैलीनुमा संरचना में होता है और इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख 2 कार्य होता है। इसका प्रमुख 2 कार्य होता है। पहला कार्य होता है स्पर्म का निर्माण करना और दूसरा कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करना, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करना, तो ये 2 इसका मुख्य काम होता है, याद रहेगा ना। प्रमुख कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करना। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो अंग है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है ये दोनों वृषण, समझ गए, ये दोनों वृषण, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है, शुक्राणु के संग्रह के स्थान को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। शुक्राणु जहां पर आकर के संग्रहित होता है ना, उसे कहते हैं अधिवृषण। आप लोग जानते होंगे ये प्यारे बच्चों क्या है, वृषण, समझ गए ना, ये दोनों वृषण है। यहां पर निर्माण होता है, यहां पर क्या होता है, निर्माण होता है, किस चीज का, स्पर्म का। लेकिन ये स्टोर यहां पर नहीं होता, इसका स्टोर रूम कहीं और है, समझ गए ना। ये निर्माण करके इस पाइप से होते हुए यहां पर जो आप लोग 2 हिस्सा देख रहे हैं ना, यहां पर जो आप लोग 2 हिस्सा देख रहे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहां पर जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टोर रूम होता है, समझ गए ना। किस चीज का भाई, तो वृषण का, समझ गए ना, किस चीज का, किस चीज का, स्पर्म का। यानी कि स्पर्म यहां पर बनता है और आकर के अधिवृषण में जमा होता है, समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ अधिवृषण क्या स्पर्म का निर्माण कहां होता है, तो वृषण में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ स्पर्म जमा कहां होता है, स्टोर कहां होता है, तो अधिवृषण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शुक्राणु के संग्रह के स्थान को क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है, याद रहेगा। ओके, चलिए तीसरा होता है प्यारे बच्चों शिश्न। तीसरा क्या होता है, शिश्न। शिश्न होता है ये वाला हिस्सा, समझ गए ना। शिश्न प्यारे बच्चों होता है ये वाला हिस्सा, आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो शिश्न होता है, समझ गए। जो कि हम कह सकते हैं कि मूत्र मार्ग का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसे शिश्न कहा जाता है, समझ गए। या फिर जनन अंग का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है। ये है प्यारे बच्चों आपका पेनिस, जिसको अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं। ओके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो संरचना होती है प्यारे बच्चों, ये मांसल होती है। इसकी संरचना एक मांसल होती है, यानी कि ये मांस का बना हुआ एक क्या है, एक अंग है जो हर्षण उत्तक का बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, हर्षण उत्तक कहने का मतलब क्या होता है,
समझ गए। ये हर्षण उत्तक का काम ये होता है कि भले ही मांस का बना हुआ है लेकिन प्यारे बच्चों ये कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा हर्षण उत्तक का काम यही होता है। तो यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये शिश्न जो होता है ये प्यारे बच्चों हर्षण उत्तक का बना होता है। इसके सहारे ही मादा के योनि हिस्सा में शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। यानी कि मादा के मादा के योनि में शुक्राणु को जो पहुंचाने का काम होता है ना, समझ गए, मादा के योनि में जो शुक्राणु को पहुंचाने का काम होता है वो प्यारे बच्चों शिश्न का ही होता है, समझ गए ना। वो काम किसका होता है? शिश्न का ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा हो गया शिश्न। उसके बाद चौथा होता है प्यारे बच्चों शुक्राशय। चौथा होता है शुक्राशय। देखिएगा ये जो होता है प्यारे बच्चों शिश्न, ये जो होता है शिश्न यानी कि हम पेनिस कह सकते हैं। इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है ना। इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है। इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है और उस जगह को हम क्या कहते हैं? शुक्राशय, यानी कि जहां से वो चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तो देखिए शुक्राशय कहां पर है जी? शुक्राशय ना प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा होता है शुक्राशय, ये वाला और ये वाला हिस्सा, समझ गए। ये क्या होता है? शुक्राशय। और इसी से प्यारे बच्चों नली यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए ना। इसी से नली यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं क्या? शुक्राशय। तो जहां पर वो चिपचिपा पदार्थ जमा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? शुक्राशय कहा जाता है, याद रखिएगा। और पांचवा होता है शुक्रवाहिका नली। पांचवा क्या है? शुक्रवाहिका नली, यानी कि वृषण और अधिवृषण को जोड़ने वाली नलिका को शुक्रवाहिका नली कहते हैं। यानी कि ये वाला जो नली आप लोग देख रहे हैं ना, और ये वाला जो नली आप लोग देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों क्या है? शुक्रवाहिका नली, जिससे शुक्राणु आता जाता है, समझ गए, समझ गए ना, समझ गए ना। अच्छा, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर कभी कभी लड़कियों को भी दाढ़ी आ जाता है। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, वो हार्मोन के असंतुलन के कारण आता है, समझ गए ना। हार्मोन असंतुलित हो जाता है, जिसके वजह से कभी कभी लड़कियों को भी दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं। वो हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है, समझ गए। क्योंकि जो दाढ़ी मूंछ हमारा आता है ना, वो प्यारे बच्चों हार्मोन के कारण ही होता है, समझ गए। और जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है ना, तब वहीं पर ये इस प्रकार का घटना क्या होता है? घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये समझ गए ना। तो हम आपको क्या बताए, ये वाला हिस्सा क्या है जी? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बता रहे हैं। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है हमारा? जल्दी से बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब आप लोग को नाम बताना है। ये वाला हिस्सा क्या है? जल्दी से बताइए। और ये वाला हिस्सा जल्दी से बताइए, ये दोनों क्या है? आप कहेंगे कि सर ये वृषण है। ये क्या है? वृषण है। चलिए अब प्यारे बच्चों बता दीजिए, ये वाला हिस्सा क्या है? जल्दी से बताइए, ये वाला हिस्सा क्या है? आप कहेंगे कि सर ये तो शुक्राशय है। क्या है? शुक्राशय है। ये वाला जो ये वाला लाइन है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ जो नली है, इस नली का क्या नाम है? शुक्रवाहिका नली। क्या नाम है? शुक्रवाहिका नली। और ये जो आगे वाला हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इसको शिश्न कहते हैं, यानी कि पेनिस, समझ गए ना। ध्यान रखिएगा, ओके, याद रहेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यही होता है प्यारे बच्चों मानव जनन तंत्र। यही क्या है? मानव जनन तंत्र है। यही क्या है? मानव जनन तंत्र, जिसको नर जनन तंत्र बोलते हैं। तो नर जनन तंत्र में मुख्य रूप से वृषण होते हैं, शिश्न होते हैं, शुक्राशय होते हैं और शुक्रवाहिका नली होता है। ये 5 चीज याद रहेगा, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए सारे बच्चे, एक बार जोर लगा के बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब ना हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र क्या होता है? ओके, क्या होता है मादा जनन तंत्र, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मादा का जनन अंग नर के जनन अंग से काफी जटिल संरचना। देखिए जो पुरुष का जनन अंग है ना, वो एकदम सिंपल संरचना है, समझ गए। वो एक बिल्कुल सिंपल संरचना है, जो कि बस वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। एक मांसल भाग है, वृषण से जुड़ा रहता है, बस एकदम नॉर्मल संरचना है। उसमें कोई भगवान को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, समझ गए ना। लेकिन जो मादा जनन तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखिएगा, बहुत जटिल संरचना है और इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्यारे बच्चों अंडाशय। ठीक है ना, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है अंडाशय। अंडाशय के कारण ही कोई लड़की मां बन पाती है। सबसे पहले बात तो आप लोग ये समझिए,
ठीक है ना। अंडाशय का कितना महत्वपूर्ण कार्य है आप सोचिएगा। एक लड़की मां तभी बन पाती है जब उसके शरीर में अंडाशय होता है, समझ गए ना। एक लड़की का मासिक चक्र इसलिए आता है क्योंकि उसके शरीर में अंडाशय होता है। यानी कि लड़कियों के जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो वो प्यारे बच्चों अंडाशय है। लड़कियों के जनन तंत्र का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो क्या है, जल्दी से बताइए। वो है प्यारे बच्चों अंडाशय, समझ गए ना। वो क्या है, अंडाशय, याद रहेगा। वो क्या है, वो अंडाशय है। और ये मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग होता है जिसकी संरचना अंडाकार होती है और इसका संख्या एक जोड़ी होता है, ठीक है ना। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, जरा देखिएगा गौर से। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये प्यारे बच्चों क्या होता है, अंडाशय होता है, समझ गए ना। ये वाला दोनों जो हिस्सा है ना, ये क्या होता है, अंडाशय। और मादा जनन अंग जो है ना, उसका बनावट कुछ इस प्रकार से ही होता है, समझ गए। मादा जनन अंग का जो बनावट होता है प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से ही होता है, समझ गए। और ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है जी, अंडाशय है। यहां पर क्या है, अंडाशय है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। देखिए, पुरुषों में वृषण एक जोड़ी होती है, पुरुषों में वृषण एक जोड़ा, पुरुषों में 2 वृषण और मादा में 2 अंडाशय। याद रखिएगा, पुरुषों में 2 वृषण और मादा में 2 अंडाशय, ठीक है ना। चलिए, सर कोई लड़की मां क्यों नहीं बन पाती है, बिल्कुल बताएंगे। चलिए ना आगे हम आपको बताते हैं कि कोई लड़की मां क्यों नहीं बन पाती है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अंडाशय, ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, अंडाशय की बाहरी परत जो होती है ना, ये अंडाशय की जो बाहरी परत है वो एपिथीलियम उत्तक का बना होता है, जबकि अंदर वाला भाग जो है वो संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये बाहर का भाग इसका जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये बना होता है एपिथीलियम उत्तक का, जबकि अंदर का भाग संयोजी उत्तक। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अंडाशय का भीतरी भाग किस उत्तक का बना होता है, तो एपिथेलियम उत्तक का। बाहरी भाग तो संयोजी उत्तक का, ठीक है ना। अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना और हार्मोन का स्राव करना। देखो, ये जो अंडाशय है ना प्यारे बच्चों, इसमें अंडा का निर्माण होता है, समझ गए ना। अब आप अभी पूछ रहे थे कि सर कोई लड़की मां क्यों नहीं बन पाती है, तो इसका सबसे सटीक एग्जांपल होगा, अगर उसके शरीर में अंडा का निर्माण नहीं हो रहा होगा तो वो कभी मां नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। अगर किसी के शरीर में अंडे का निर्माण नहीं हो रहा है या फिर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो भी कह सकते हैं कि वो मां नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर प्यारे बच्चों अंडाशय के बारे में पूछ दिया जाए तो बता देंगे कितने अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है, समझ गए ना। अच्छा, दूसरा प्यारे बच्चों होता है फैलोपियन नलिका। दूसरा क्या होता है, फैलोपियन नलिका। ये जो आप यहां वाला भाग देख रहे हैं ना, ये जो प्यारे बच्चों आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये है लड़कियों का फैलोपियन नलिका। क्या होता है, ये है प्यारे बच्चों फैलोपियन नलिका। याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या है, फैलोपियन नलिका है। बताइए, याद रहेगा, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों फैलोपियन नलिका। और ये गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल भाग में स्थित होता है। ये ना गर्भाशय के ठीक ऊपर में अगल बगल, यानी कि एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। देख लीजिए, यहां पर देखिए, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये प्यारे बच्चों अलग बगल भाग में स्थित होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। मादा का निषेचन क्रिया इसी में संपन्न होता है। अगर कोई शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, अगर कोई शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, यानी कि हम सीधे सीधे बोले, यानी कि अगर जनन कार्य हुआ और जनन कार्य होने के फलस्वरूप अगर कोई लड़की गर्भवती हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो भ्रूण होता है ना, उसका जो निषेचन होता है ना, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो अंडा का निषेचन होता है ना, वो प्यारे बच्चों फैलोपियन नलिका में ही होता है। कहां पर होता है, फैलोपियन नलिका में ही होता है। फैलोपियन नलिका का एक सिरा गर्भाशय के दीवार से जुड़ता है, जबकि दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में अंगुली नुमा संरचना बनाती है, जिसे झालर कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम बड़ा करके दिखाएं या फिर आपको ऐसे भी झलक रहा होगा, ये अंडाशय को ना एक अंगुली नुमा संरचना दोनों तरफ से जकड़े हुए है, देख रहे हैं। इस अंडाशय को एक अंगुली नुमा संरचना दोनों तरफ से जकड़े हुए है, जिसको झालर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फैलोपियन नलिका का एक हिस्सा जो है
वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है प्यारे बच्चों वो किस चीज से जुड़ा रहता है? वो जुड़ा रहता है, जानते हैं किस चीज से? अंडाशय से, ठीक है ना, वो अंडाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसका प्रमुख कार्य होता है अंडाणु को पकड़ना, यानी कि अंडाणु यानी कि जो अंडा होता है मादा के शरीर में, प्रत्येक महीने एक अंडा बाहर निकलता है और वो फैलोपियन नलिका के पास ही आ करके शुक्राणु का इंतजार करता है। समझ रहे हैं? प्रत्येक महीने में मादा के शरीर से, मादा के अंडाशय से एक अंडा बाहर निकल करके वो फैलोपियन नलिका के पास आता है और फैलोपियन नलिका के पास आ करके वो शुक्राणु का इंतजार करता है, ठीक है। शुक्राणु का इंतजार करता है कि कोई शुक्राणु मिल जाए। लेकिन अगर उस दौरान अगर जनन कार्य होते हैं तो वो शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं और लड़की गर्भवती हो जाती है। लेकिन अगर उस समय जनन कार्य ना हो और शुक्राणु अंडाणु से न मिले तो वो अंडा जो अंडाशय से बाहर निकल करके फैलोपियन नलिका के पास शुक्राणु का इंतजार कर रहा था, वो अंडा मासिक चक्र के रूप में टूट करके बाहर निकल जाता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में जो मासिक चक्र होता है ना, वो होता है अंडा का बाहर निकलना, यानी कि वो अंडा जो अंडाशय से बाहर निकला था, वो शुक्राणु का इंतजार कर रहा था, उसको शुक्राणु नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण वो अंडा बर्बाद हो गया और वो अब बाहर निकल रहा है। समझ गए ना? और वो लगभग 5-6 दिन तक धीरे धीरे करके बाहर निकलते रहता है। समझ गए? इसलिए कहा जाता है कि जो पीरियड्स का टाइम होता है, जो मासिक चक्र का समय होता है, वो 5 से 6 दिन का होता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो महिलाओं में सबसे पहला क्या बताया भाई? सबसे पहला बताया अंडाशय और दूसरा बताया फैलोपियन नलिका। तीसरा अब होता है प्यारे बच्चों गर्भाशय। तीसरा गर्भाशय जहां पर बच्चा पलता है, ठीक है ना। हम लोग भी मां के पेट के गर्भ में से निकले हैं, समझ गए? मां के गर्भ में से ही हम लोग पैदा लिए हैं ना। तो ये गर्भाशय जहां पर कोई बच्चा 9 महीना तक रहता है, समझ गए? जहां पर कोई बच्चा अपने मां के पेट में 9 महीना तक रहता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है गर्भाशय। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग बोलचाल की भाषा में सुने होंगे, बच्चेदानी भी कहा जाता है। या फिर आप लोग ऐसे जरूर सुने होंगे कि जब किसी लड़की या फिर किसी महिला का, जैसे मान लिया जाए कि होता है ना कि चलो भाई हमारा 2 बच्चा हो गया है, अब हम क्या करा लेते हैं? नसबंदी करा लेते हैं या फिर अब हम ऑपरेशन करा लेते हैं, अब आगे से बच्चा ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि गर्भाशय के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। समझ गए ना? गर्भाशय के द्वार को ही बंद कर दिया जाता है ताकि गर्भाशय में निषेचित होकर के अंडाणु और शुक्राणु न जाए। समझ गए ना? ताकि वहां से बच्चा का निर्माण ही नहीं होगा। तो इसलिए गर्भाशय के दीवार को बंद किया जाता है। तो इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। इसकी संरचना एक मांसल कैसा होता है? त्रिभुजाकार। अगर आप लोग इस चित्र में अगर गौर से देखेंगे, अगर प्यारे बच्चों आप इस चित्र को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से देखिए ये क्या है जी? एकदम ट्रायंगल के जैसा है, त्रिभुजाकार। देखिए तो एकदम क्या है? ट्रायंगल के जैसा। ये बीच वाला उजला वाला भाग देखिए, ये बीच वाला उजला वाला भाग देखिए, एकदम त्रिभुज के जैसा है, ठीक है ना। तो वो गर्भाशय होता है जिसके दोनों किनारों पर फैलोपियन नलिका स्थित होता है। देखिएगा, इसके इस किनारे पर और इस किनारे पर दोनों साइड क्या होता है? फैलोपियन नलिका। जबकि इसका निचला भाग जो होता है वो संकरा होता है, जिसके पास गर्भाशय होता है। इसके बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है और उसी के सहारे शुक्राणु प्रवेश करता है। ये जो गर्भाशय है ना प्यारे बच्चों, इसके ठीक नीचे में देखिएगा तो यहां पर छिद्र होता है और इसी छिद्र के सहारे क्या होता है? इसी छिद्र के सहारे क्या होता है? शुक्राणु को अंदर प्रवेश कराया जाता है। समझ गए ना? इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु को अंदर प्रवेश कराया जाता है। समझ गए? चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है, समझ गए, तो जवाब देना है 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। आप लोग ना इस चीज को प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मादा में निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। मादा में फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु से फैलोपियन नलिका में ही जाकर के मिलता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब प्यारे बच्चों यहां तक समझ गए। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है गर्भाशय। और गर्भाशय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो है प्यारे बच्चों योनि। वो है क्या? योनि, जिसको अंग्रेजी में वजाइना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये जो योनि है एक मांसल नलीकार संरचना होती है। मांस का बना हुआ एक नलीकार संरचना होता है, ठीक है। योनि जो है ये मांस का बना हुआ एक नलीकार संरचना होती है, जिसकी औसत लंबाई कम से कम 7 से 10 सेंटीमीटर तक का होता है।
ठीक है। इसकी औसत लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक का होता है। योनि का दीवार पेशीय उत्तक का बना होता है जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे बल्बोरिथलर ग्रंथि कहते हैं। इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो योनि को मुलायम रखता है। समझ गए ना। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि योनि की गहराई कितनी होती है, योनि की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 7 से 10 सेंटीमीटर। कितना? 7 से 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा सर स्पर्म कितना दिन में बनता है? अरे भाई स्पर्म ना दिन में नहीं, कुछ घंटों में बन जाता है। समझ गए। हमारे शरीर के अंदर स्पर्म कुछ घंटों में बनता है। अंडाणु को बनने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, स्पर्म को बनने में ना 1 दिन का भी समय नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो योनि का जो दीवार होता है ना प्यारे बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। ठीक है, योनि का जो दीवार होता है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है और उस पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, और उन ग्रंथियों से प्यारे बच्चों, और जो ग्रंथि पाई जाती है उसको बल्बोरिथलर ग्रंथि कहते हैं। और उन ग्रंथि से ही क्या निकलता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है, गीला पदार्थ निकलता है, जो कि योनि को क्या रखता है? मुलायम रखता है। समझ गए ना। योनि को ये क्या करता है? मुलायम रखता है। ये बात ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए हो तो जल्दी से बताइए। समझ गए ना, तो जल्दी से बताइए। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? ओके, तो योनि के बारे में सारे बच्चे समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव क्या मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। मादा जनन तंत्र, मादा जनन अंग का प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है? सभी अंग का नाम लिखिए, तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से लिखिए और लिख करके बताइए भी। ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेंगे। कौन कौन सा होता है भाई? जल्दी से बताओ तुम लोग। यहां तक, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया है? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो अब नहीं है ना? चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि क्या मादा जनन तंत्र के बारे में समझ ही गए ना। मादा जनन तंत्र के बारे में आप लोग समझ गए, यहां तक में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर।
चलिए, अब ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है जी, बस थोड़ा सा टॉपिक और बच गया है प्यारे बच्चों, और उसे हम लोग बहुत जल्द देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये प्यारे बच्चों इस टाइप का होता है अंडाणु, जैसे ये हो गया ना, और इसके ऊपर में इस टाइप का बना हुआ रहता है, समझ गए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते कैसे हैं। तो ये इस टाइप का कुछ बना हुआ रहता है, समझ गए ना, इस टाइप का कुछ अंडाणु रहता है, और जो शुक्राणु है ना प्यारे बच्चों, वो कुछ इस टाइप का रहता है, समझ गए, एकदम पूंछ के आकार का रहता है, और यहां से ये इस तरीके से रहता है और इस तरीके से, समझ गए, इस तरीके से क्या रहता है, शुक्राणु रहता है, समझ गए ना। और ध्यान रखिएगा, जो मादा का स्पर्म होता है ना, क्या होता है, स्पर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो स्पर्म होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें कितने शुक्राणु होते हैं, तो आप बताइएगा कि करोड़ों शुक्राणु होते हैं, ठीक है, करोड़ों शुक्राणु होते हैं, समझ गए ना। थोड़ा सा भी स्पर्म है ना, तो उसमें करोड़ों शुक्राणु रहेगा, और जो शुक्राणु होता है ना, वो आपकी नंगी आंखों से इस प्रकार का नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से शुक्राणु को देखा जाए तो वो कुछ पूंछ के आकार का इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, समझ गए। और वो ना हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जब शुक्राणु मादा के योनि में प्रवेश करता है, सोचिए जरा, समझिएगा ध्यान से, जब शुक्राणु मादा के योनि में प्रवेश करता है तो करोड़ों की संख्या में ये जो शुक्राणु है ना, ये अंडाणु की ओर बढ़ते हैं, और ये जो अंडाणु है, ये क्या है, हमारा अंडाणु है, समझ गए ना। और ये अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल करके फैलोपियन नलिका में किसका इंतजार करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है, समझ गए ना। ये अंडाणु कहां पर निकलता है, अंडाशय से बाहर निकलता है, प्रत्येक 28 दिन में एक बार एक अंडा बाहर निकलता है, फैलोपियन नलिका के पास आकर के रुकता है, और वो शुक्राणु का इंतजार करता है, ओके। वैसे उसी समय ध्यान रखिएगा, उसी समय अगर इस अंडाणु को शुक्राणु मिल जाता है, समझ गए ना, तब क्या होता है, अब शुक्राणु जो है वो मादा के शरीर में गया, करोड़ों की संख्या में रेस लगाता है, समझ गए ना, रेस लगाता है, और यहां पर जानते हैं कंपटीशन चलता है, जो जीता वही सिकंदर वाला। शुक्राणुओं के बीच में जो रेस चलता है ना, वो चलता है जो जीता वही सिकंदर वाला रेस, समझ गए, जो जीता वही सिकंदर वाला रेस चलता है। तो यहां से करोड़ों की संख्या में शुक्राणु आगे बढ़ते हैं, और ये ना इसके मतलब इसके दीवार के चारों तरफ आकर के इसको अंडाणु को जकड़ लेते हैं, समझ गए, दीवार के चारों तरफ आकर के ना ये जकड़ लेते हैं, दीवार के चारों तरफ से आकर के शुक्राणु इसको जकड़ लेता है। और इस करोड़ों शुक्राणु में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर शुक्राणु होता है, वो क्या करता है, इस अंडाणु को भेदते हुए इसके अंदर चला जाता है, समझ गए, सबसे ताकतवर जो होता है वो इसके अंदर चला जाता है, और जब इसके अंदर जाता है तो वो क्या होता है, निषेचित हो जाता है, और फिर वही भ्रूण बनता है, और वही शुक्राणु, वही एक शुक्राणु बच्चे का निर्माण करता है, समझ गए। यानी कि आप समझिए कि करोड़ों की संख्या में शुक्राणु चला था, लेकिन उसमें से एक शुक्राणु ना मां बनाने के लिए काफी है, समझ गए ना, एक शुक्राणु ना संतान उत्पन्न करने के लिए काफी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अंडाणु और शुक्राणु क्या होता है, आपस में मिलता है। अब देखिए, अगर किसी महिला को सिर्फ बेटी हो रहा है, तो अक्सर आप लोग गांव में सुनते होंगे कि अगर किसी महिला को सिर्फ लड़की ही हो रहा है, तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे, कहते तो ये जरूर सुने होंगे कि महिला में दोष है, सुने है ना, कि महिला में दोष है, यानी कि पुरुष अपने ऊपर से दोष को खत्म कर लेता है कि पुरुष में तो कोई दोष ही नहीं है, दोष किसमें है, महिला में दोष है, क्योंकि वो बार बार लड़की को जन्म दे रही है। पहले के समय में तो वैसे महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था, जो हमेशा लड़की को जन्म देती थी। अब ये आप सोच करके देखिए कि ये हम बोल जो रहे हैं, क्या शब्द हमारा सही है, हम जो ये बात बोल रहे हैं कि वो जो हमेशा लड़की को जन्म देती थी, ये बात हमारा सही है, बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ लड़की को जन्म देती थी, ये कहना गलत है, क्योंकि लड़की या लड़का उसके हाथ में नहीं है, समझ गए ना, कोई लड़की जन्म ले रही है या फिर कोई लड़का जन्म ले रहा है, ये महिला के हाथ में नहीं है कि हाँ हम जो चाहेंगे वही हमारे पेट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। ये लड़का और लड़की जो जन्म लेता है ना, समझ गए। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल, अच्छा बताते हैं प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर पीरियड्स में दर्द क्यों देता है, ये भी प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे, समझ गए ना। इसका कारण बस सिंपल है, हम आपको चलिए शॉर्टकट में बता ही देते हैं। जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल करके फैलोपियन नलिका के पास आता है ना, तो फैलोपियन नलिका का जो दीवार होता है ना, वो प्यारे बच्चों वो चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तैयार होता है बच्चे को परिपक्व करने के लिए, ठीक है ना। तो फैलोपियन नलिका का दीवार क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, समझ गए, चारों तरफ से आवरण बन जाते हैं।
लेकिन जब शुक्राणु से नहीं मिल पाता है तो वो अंडाणु भी नष्ट हो जाता है और वो बाहर निकलता है, समझ गए ना, वो ब्लड के जैसा बाहर निकलता है। तो उसी समय क्या होता है कि जो भी उसके दीवार के चारों तरफ जो भी अंडाणु था या फिर जो अंडाणु वहां पर आया था, पहला बात तो कि वो अंडाणु क्या होता है, नष्ट होता है, वो अंडाणु टूटता है वहां से। जब अंडाणु टूटता है तो उसका दर्द होता है। दूसरा चीज, जो फैलोपियन नलिका का दीवार चारों तरफ से चौड़ा हो गया था ना, वो फिर धीरे 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 पतला होना शुरू होता है, तो इसलिए ना दर्द देता है, और कोई दूसरा बात नहीं है। चलिए अब हम आपको बता रहे थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हम आपको सर ओझा से दिखाया जाता है तो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है। अरे बाबू ओझा ऐसा बस तुक्का मारता है, जाओ दे दिए चूरन खा लीजिए बस अगली बार तो बेटा ही हो जाएगा। ये सब ना बस एक तुक्का है। कैसे होता है हम आपको बताते हैं। और अगर कोई कहता है कि उसमें महिला का दोष है तो महिला का रत्ती भर भी दोष नहीं होता है। अगर किसी महिला को बेटा नहीं हो रहा है, इसमें महिला का नहीं बल्कि पुरुषों का दोष है, समझ गए ना, यानी कि पुरुषों के शरीर के अंदर दोष है। अब क्या दोष है चलिए बताते हैं। किसी भी परीक्षा में सवाल पूछता है कि प्यारे बच्चों कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यह परीक्षा में सवाल पूछता है। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। ये कोई महिला है, समझ गए ना, और ये कोई प्यारे बच्चों पुरुष है, समझ गए। ये महिला है और ये कौन है, ये कौन है, पुरुष है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें ना प्यारे बच्चों गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 23 जोड़ा, समझ गए, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। एक जोड़ा गुणसूत्र होता है वो डिफरेंट होता है। महिलाओं में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। सोचिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। महिलाओं में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है XX, समझ गए, और पुरुषों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है XY, समझ गए, XY। अब चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। होता क्या है कि जब महिला और पुरुष आपस में संभोग करते हैं तो उस समय महिला का अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर महिला का X अगर पुरुष के X से जाकर के मिल गया, अगर महिला का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल गया, तो सोचिए महिला का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र, तो दोनों मिलाकर के क्या बना लेगा, XX बना लेगा ना, है। अगर महिला का X गुणसूत्र पुरुष का X गुणसूत्र से मिला तो दोनों मिलाकर के क्या बना लिया, XX बना लिया। और ये प्यारे बच्चों XX किस में होता है, महिला में। यानी कि अगर पुरुष का भी X गुणसूत्र और महिला का भी X गुणसूत्र मिलेगा तो जन्म लेने वाली जो संतान होगा वो क्या होगा, लड़की, समझ गए ना, जन्म लेने वाला संतान लड़की। सोचिएगा, अगर महिला का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो जन्म लेने वाला संतान लड़की। लेकिन अगर महिला का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से जाकर के मिल जाता है तो समझिए प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, XY बनेगा और संतान कौन सा होगा, लड़का होगा। तो आप ये ना हमें बताइए, महिला में तो XX ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, महिला में तो XX ही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है पता है कि सर XX मिलेगा तो बबुनी नहीं, हाँ XX मिलेगा तो बबुनी और XY मिलेगा तो बबुआ। हाँ बिल्कुल, XX मिलेगा तो बबुनी पैदा लेगी और XY मिलेगा तो बबुआ पैदा लेगा, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा ये प्यारे बच्चों। अच्छा, महिला में तो XX है जी, और लड़का पैदा ले रहा है किसके कारण, Y के कारण। लड़का पैदा ले रहा है किसके कारण, Y गुणसूत्र के कारण। और Y गुणसूत्र किस में पाया गया है, पुरुषों में पाया गया है। तो बताइए, अगर किसी महिला को बार बार लड़की हो रहा है तो दोष किसका है, X गुणसूत्र का कि Y गुणसूत्र का, Y गुणसूत्र का। और Y गुणसूत्र किसमें है, पुरुष में है। यानी कि अगर किसी महिला को लड़का पैदा नहीं हो रहा है तो पुरुष में दोष है, न कि महिला में दोष है। समझ गए, समझ गए ना। सारे बच्चे समझ गए। तो ये प्यारे बच्चों इस तरीके से लिंग निर्धारण होता है, समझ गए ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे बढ़िया से लिखिएगा। प्रश्न पूछता है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि सामान्यतः मानवों में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है वह एक समान होता है।
22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, जबकि ध्यान रखिएगा एक जोड़ा गुणसूत्र अलग होता है जिसे ऑटोसोम कहा जाता है, तथा शेष बचे गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कि एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ना वही होता है लिंग गुणसूत्र, और उसी से प्यारे बच्चों क्या पता चलता है, नर और पुरुष यानी कि लड़का और लड़की का पता चलता है, और यह लिंग का निर्धारण करता है। मादा में गुणसूत्र की संरचना XX, अभी हम आपको क्या बताएं, मादा में जो गुणसूत्र की संरचना होती है वो XX, और जबकि नर में क्या होता है, XY होता है, नर में XY। पाई गुणसूत्र की अपेक्षा X गुणसूत्र छाड़ाकार होता है। मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज बनता है XX। अभी हम आपको बताया ना, मादा का X गुणसूत्र, मादा का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा, XX बनेगा, समझ गए ना। लेकिन अगर प्यारे बच्चों, अच्छा हाँ, अभी जब XX बनेगा तब जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा, लड़की। उसी प्रकार से नर का बाई गुणसूत्र, नर का बाई गुणसूत्र अगर मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज XY बनता है, तब जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। अतः देखिए साफ तौर से हम लिख दिए हैं, और आपके किताब में भी लिखा है, अतः लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, न कि माता के गुणसूत्र पर। याद रहेगा, समझ गए ना, सारे बच्चे समझ गए? यस सर, ठीक है ना। चलिए, तो मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है समझ गए ना, इस तरीके से होता है। मानव में लिंग का निर्धारण इस तरीके से होता है। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां तक अगर सारे बच्चे समझ गए हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अब आपको हम बताते हैं। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां से ना आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पुरुष नसबंदी कराता है, नसबंदी कहने का मतलब होता है कि नहीं कि अब इसके बाद से उसे बच्चा पैदा नहीं करना है, समझ गए ना, तो उसे नसबंदी कहते हैं। तो नसबंदी अगर पुरुषों में हो रहा है तो उसको वैस्कोटोमी कहते हैं, और अगर मादा में नसबंदी हो रहा है तो उसको ट्यूबकोटोमी कहते हैं, समझ गए ना, ट्यूबकोटोमी कहते हैं। ये बस ऐसे ही था, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है प्यारे बच्चों पुरुष और मादा के बारे में टोटल कहानी, जो कि हम आपको बता दिए। अब देखिए, जनन 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 तो भाई हम बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो अगर जनन का दुरुपयोग किया जाए तो एक भयंकर भगवान ना बीमारी उसके लिए फिक्स कर दिए हैं, समझ गए ना। यानी कि अगर असुरक्षित जनन किया जाए, असुरक्षित जनन किया जाए तो उससे बहुत भयंकर बीमारी होता है, जानलेवा बीमारी तक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जनन संचारित रोग, यानी कि जनन से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं जो जनन के कारण होते हैं, असुरक्षित जनन के कारण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, अनैतिक योग संबंध बनाने के कारण जो रोग होता है उसे जनन संचारित रोग कहते हैं। अनैतिक यौन संबंध बनाने के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, जनन संचारित रोग कहते हैं, या जनन की क्रिया के कारण जो रोग होता है उसे जनन संचारित रोग कहते हैं। अनैतिक यौन संबंध, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर अनैतिक तरीके से यौन संबंध किया जाए, अनैतिक तरीके से अगर यौन संबंध किया जाए तो उससे ना रोग उत्पन्न होता है, और वो बहुत ही भयंकर रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन संचारित रोग कहते हैं, समझ गए ना। उसे क्या कहते हैं, जनन संचारित रोग कहते हैं। अच्छा, अगर हम जनन असुरक्षित तरीके से करते हैं तो उसमें वायरस होता है जिसका नाम है हर्बिस, और दूसरा वायरस का नाम है एड्स, समझ गए। कुछ बैक्टीरिया भी होता है जिसको हम लोग सिफिलिस कहते हैं और गोनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं और गोनोरिया कहते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। और तीसरा प्रोटोजोआ है जो कि ट्राइकोमोनियसिस होता है, ट्राइकोमोनियसिस होता है, याद रहेगा ना, यस, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 3 चीज। अब चलिए बात करते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, समझ गए, जनन स्वास्थ्य। ये आप बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे पहले क्लास में कि सर एड्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एड्स क्या होता है। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों कि जब जनन कार्य होता है ना तो वहां पर क्या होता है कि जो अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई पहला पुरुष जनन कर रहा है तो उसमें से अगर किसी महिला को वो बीमारी है तो वो पुरुषों को भी हो जाता है, अगर किसी पुरुष को बीमारी है तो वो महिला को भी हो जाता है, समझ गए ना। असुरक्षित जनन करने से ये सब चीज होता है, ठीक है। तो इसलिए जनन स्वास्थ्य के बारे में हमें पढ़ना होता है ताकि बच्चों को जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे इन सब रोगों से बचे रहे, समझ गए। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य उन सभी पहलुओं से है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है, जिसे जनन स्वास्थ्य कहा जाता है, समझ गए। तो ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा।
जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू होते हैं। सबसे पहला है कि सभी विद्यालयों में यौन शिक्षा देना चाहिए। सभी विद्यालय में, जितने भी सारे विद्यालय हैं, पढ़ने वाले जगह है ना, वहां पर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए यौन शिक्षा क्या होता है। समझ गए? उसे क्या सिखाना जाना चाहिए? यौन शिक्षा के बारे में। जैसे अभी हम आपको सिखा रहे हैं ना, वैसे सभी विद्यालय में सिखाया जाना चाहिए। दूसरा, किशोर और किशोरी वर्ग को यौन संबंध एवं यौन संचालित रोग के बारे में जानकारी देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो अनैतिक संबंध होते हैं ना, वो किशोर और किशोरी ही करते हैं नादान अवस्था में। समझ गए? अधिकतर किशोर और किशोरी ही नादान अवस्था में क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? जनन करते हैं, और इन सब चीजों के कारण ही क्या होता है? यौन संचालित रोग होता है। समझ गए? उसके अलावा तीसरा, मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगाना चाहिए। मादा भ्रूण हत्या पर भी क्या लगाना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिंग जांच पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है ना? ये सब आता है जनन स्वास्थ्य में कि किसी भी भ्रूण का लिंग जांच नहीं कराना है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की है। उसके बाद खास करके किशोर और किशोरी वर्ग को एड्स के बारे में विशेष करके जानकारी देना चाहिए। किसको? किशोर और किशोरी वर्ग को एड्स के बारे में जानकारी देना चाहिए कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है ना? तो सीधा है, एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो कि असुरक्षित जनन करने से होता है। ठीक है ना? असुरक्षित संभोग करने से होता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? खास करके किशोर और किशोरी वर्ग को यह सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? ठीक है ना? ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो जनसंख्या नियंत्रण करने के निम्नलिखित विधि हैं। कौन कौन से विधि हैं? जनसंख्या नियंत्रण करने के निम्नलिखित विधि हैं, जिसके बारे में प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण करने के कौन कौन से विधि हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधि है जिसका वर्णन हम लोग करेंगे। सबसे पहला है प्यारे बच्चों प्राकृतिक विधि। सबसे पहला है प्राकृतिक विधि, जिसमें क्या होता है कि जिसको हम लोग रासायनिक विधि भी कहते हैं। इस विधि के तहत स्पर्मिसाइडल नामक रसायन का प्रयोग मादा के ग्रीवा भाग पर किया जाता है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाता है। और मिरेना क्रीम प्रीन, मतलब कहने का मतलब हुआ कि कुछ क्रीम ऐसे आते हैं, सीधे सीधे आप समझिए। रसायन मतलब थोड़ी आप रसायन कहां समझने जाएंगे, कुछ क्रीम ऐसे आते हैं, समझ गए ना, जो कि जनन करने से पहले मादा के योनि के ऊपर में ग्रीवा भाग पर लगा दिया जाता है। और जब इसको वहां पर उस क्रीम को लगाया जाता है ना, तो वो क्या करता है कि शुक्राणु, जब पुरुष का शुक्राणु मादा के अंदर जाता है तो वो उस शुक्राणु को नष्ट कर देता है, मतलब एक भी शुक्राणु को बचने नहीं देता है। जब शुक्राणु ही नहीं बचेगा तो मादा प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसलिए ना शुक्राणु को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। तब अगर इस प्रकार से अगर किया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा ना, जनसंख्या तो कमेगा ना भाई, जनसंख्या नियंत्रण होगा। और वो रसायन का क्या नाम है? मिरेना क्रीम। उसके अलावा है क्या? प्रणीम जेली। ये सब वो रसायन है, समझ गए? दूसरा है प्यारे बच्चों हार्मोनल विधि। ठीक है ना? ये हार्मोनल विधि क्या है? इस विधि में हार्मोन को आपस में मिलाकर के गोलियां तैयार की जाती है जो गर्भ निरोधक का कार्य करता है, जैसे माला डी, माला एन, सहेली, ये सब गोली है। जैसे देखिए होता क्या है ना कि आपको हम खुल करके बताते हैं, चूंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं और आप लोग अगर इस प्रकार की गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए होता क्या है कि बच्चे नादान अवस्था में ना क्या करते हैं कि बच्चे नादान अवस्था में अपने माँ बाप से छुप करके शादी से पहले क्या कर लेते हैं? जनन कर लेते हैं। समझ गए ना? संभोग करते हैं। और संभोग करने के दरमियान क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि किसी लड़की को बच्चा होने के लिए रह जाता है, प्रेग्नेंट वो हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो भाई डर जाती है कि अब तो हम घर में क्या जवाब देंगे, हम दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समझ गए ना? ये सब होता है। और इन सब के डर के कारण बाजार में कुछ मार्केट में कुछ ऐसे दवा आते हैं जो कि क्या उस दवा को अगर खा लेने के बाद ना वो बच्चा अंदर ही मर जाता है और अबॉर्शन क्या हो जाता है? अबॉर्शन बोला जाता है, शायद अबॉर्शन हो जाता है। समझ गए ना? और वो क्या, वो होता है हार्मोनल विधि। मतलब उस दवा में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो गर्भ में पल रहा बच्चा ना मर जाता है, उसका भ्रूण हत्या हो जाता है। समझ गए? और उस बच्चे को बाहर कर दिया जाता है। समझ गए ना? तो उसे अबॉर्शन कहा जाता है। और वो दवा का नाम है माला डी, माला एन, सहेली। ये सब प्यारे बच्चों वो क्या है? हार्मोनल विधि है, जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक विधि तो मिला जुला के कुछ ठीक भी है, लेकिन यह हार्मोनल विधि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक किस मायने में है कि अगर कोई लड़की इस प्रकार से करती है, अगर कोई लड़की इस प्रकार से करती है, इस दवा का सेवन करती है, अगर 3-4 बार या 5 बार या कह सकते हैं कि बार-बार अगर लगातार करे, तो आने वाला समय में ऐसा भी होगा कि फिर वो कभी मां बनने लायक नहीं रह जाएगी। ठीक है ना? फिर वो कभी मां बनने लायक नहीं रह जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए जीवन में कभी भी
खास करके लड़कियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समझ गए। और नहीं तो दोबारा फिर वो मां बनने लायक भी नहीं रह जाती, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से उस हार्मोन को नष्ट कर दिया जाता है जो कि बच्चा पैदा करता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हार्मोनल विधि। तीसरा होता है प्यारे बच्चों सर्जिकल विधि, ठीक है ना। सर्जिकल विधि क्या होता है, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं। नसबंदी में क्या होता है कि जो पुरुष का जो शुक्राणु वाला जो नस होता है ना, जिससे होकर के शुक्राणु जाता है, उस नस को ही ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर काट दिया जाता है, समझ गए। ताकि शुक्राणु अब उस नली से होकर के जाएगा इन्हें, किसी नली से अगर होकर के कोई चीज जा रहा हो, अगर उस नली को ही काट दीजिएगा तो फिर वो उससे होकर शुक्राणु तो जाएगा नहीं ना। तो इस विधि में के तहत क्या होता है कि पुरुष को नसबंदी कर दिया जाता है, जिससे वेस्कोटोमी कहते हैं। इसमें पुरुष के शुक्रवाहिका नली को काट करके बांध दिया जाता है, समझ गए ना। उसको क्या किया जाता है ना कि पुरुष का जो नली होता है जिससे शुक्राणु जाता है, उसको काट करके और उसमें गिरह देकर के बांध दिया जाता है, ताकि उससे होकर के अब शुक्राणु प्रवेश ना करे, ताकि शुक्राणु अंडाणु से ना मिल सके। उसी प्रकार से स्त्रियों के नसबंदी, उसी प्रकार से स्त्रियों का भी नसबंदी होता है, और जिससे कि फेलोपियन नलिका को काट करके धागा से बांध दिया जाता है। तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि नसबंदी पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। और उसमें क्या होता है, हाथ से उसको ना नली को काट करके बांध दिया जाता है। और चौथा होता है प्यारे बच्चों यांत्रिक विधि। चौथा होता है क्या, यांत्रिक विधि। ध्यान रखिएगा, आज के वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से अंडाणु निषेचन को रोकने के लिए उपाय किया गया है। यानी कि आजकल का ये जो वैज्ञानिक तरीका है ना, इसमें प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे चीज निकल गए हैं जो कि अगर संभोग करते हैं तो फिर भी बचा जा सकता है, समझ गए ना, बचा जा सकता है गर्भाधारण से। तो उसके लिए बहुत सारे चीज है जो बाजार में उपलब्ध है, जिसमें सबसे फेमस और सबसे उपयुक्त जो चीज है वो होता है प्यारे बच्चों कंडोम, ठीक है ना। वो क्या होता है, कॉन्डोम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कंडोम होता है ना, ये एक रबर का कह सकते हैं कि बैलून टाइप का होता है, जिसे लिंग के ऊपर लगा लिया जाता है। और ये जो स्पर्म होता है ना, वो इसी कंडोम में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे कि ये स्पर्म अंडाणु से नहीं मिल पाता है। और जब स्पर्म अंडाणु से नहीं मिलता है तो वहां पर गर्भधारण करने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरी बात, ये प्यारे बच्चों जो कंडोम है ना, ये हमें बहुत सारे गंभीर बीमारियों से भी बचाता है, ठीक है। ये हमें बहुत सारे गंभीर बीमारियों से भी क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक प्रकार की रबर की प्लास्टिक होती है, आपको बताए ही, ये जो कंडोम होता है रबर की प्लास्टिक होती है, जिसे नर के शिश्न भाग में लगा लिया जाता है, यानी कि लिंग के ऊपर लगा लिया जाता है। जबकि मादा के लिए कॉपर टी होता है। मादा के लिए क्या होता है, कॉपर टी होता है, जो कि मादा के योनि में उसे फिट किया जाता है, ताकि जो स्पर्म होता है ना, बस उसी टी मतलब एक तरीके से समझिए कि वो क्या है, एक कप टाइप का होता है, उसे फिट कर दिया जाता है। और जो स्पर्म होता है ना, वो उसी में जाकर के जमा हो जाता है, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और निषेचन क्रिया को वो क्या करता है, रोक देता है। तो इन सब कारणों से हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। असुरक्षित जो असुरक्षित जनन से भी हम क्या बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताइए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए। और ये प्यारे बच्चों अभी आपका चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर अब क्या हो गया, द एंड हो गया। यहीं तक आपका चैप्टर था। इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ना हम प्यारे बच्चों अगली क्लास में करवा देंगे। तो एक बार जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को कंप्लीट हो गया? और देखते हैं कितना भाई आप लोग सब्सक्राइबर अभी तक किए हैं। तो अभी प्यारे बच्चों 191,726 है। क्या अभी हम थोड़ा देर रुक जाएं तो ये 92 हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो हम थोड़ा देर और रुक जाते हैं। ये क्या अभी 92 हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अगर ये 91 प्यारे बच्चों 92 हो जाए, ज्यादा तो नहीं घट रहा है भाई, 200 कुछ है। और अभी बच्चे कितने जुड़े हैं, 2200। तो क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हैं? तो अभी आप लोग इसको 92 करके दिखाइए, ठीक है ना। अभी आप लोग का टास्क ये है कि इसको जल्दी से 92 करके दिखाइए फटाफट से। अभी ना प्यारे बच्चों आप लोग इसको 92 करके दिखाइए, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको 92 करिए और 92 करके दिखाइए। हाँ, हम नहीं जानते हैं भाई आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको 92 करके दिखाना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग 92 करके दिखाइए, ठीक है ना। और अब जो हमारा परिवार है ना, बस प्यारे बच्चों कितना 91 हो गया ना, मतलब 9 कदम अब हम लोग बस दूर हैं। कितना दूर है? बस प्यारे बच्चों 9 कदम हम लोग दूर हैं। तो आप लोग ना जी जान लगा दीजिए। बस हम आप लोगों से यही उम्मीद, देखिए भाई 19 तारीख को सभी टीचर्स चले जाएंगे। 20 तारीख को हम चाहते हैं कि सभी टीचर्स के साथ अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा ना, है। और उस दिन मजा भी आएगा, आप लोग को भी खूब मजा आता है।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग जबरदस्त तरीके से एक बार आगाज करें और पूरा दमखम लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा प्रयास लगा दीजिए कि हाँ जल्दी से जल्दी सर पूरा सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा करके दिखाइए और हमें पूरा भरोसा है कि आप पूरा करके दिखाएंगे, समझ गए ना। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हो दोबारा नहीं करिएगा, और दोबारा करिएगा ना तो वो घट जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो पहले से जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, रेड कलर के बटन को दबाए हुए हैं, तो उसको दबाए ही रहिएगा, उसको मत कम करिएगा, समझ गए ना। और जब प्यारे बच्चों आपको बोला गया है कि हाँ इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ाइए, तो एक बार जल्दी से आप लोग पूरा जोर लगाइए, जल्दी से एक बार जोर लगाइए। तो हम देखना चाहते हैं कि टारगेट बोर्ड के बच्चे ना अब कितना पावर लगा सकते हैं, और जोर लगा के क्या अभी आप लोग 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट का समय देते हैं, क्या 5 मिनट के अंदर प्यारे बच्चों ये 92 हो सकता है? सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्या ये 92 हो सकता है? हाँ या ना बोलिए। क्या हम लोग 5 मिनट के अंदर 92 कर सकते हैं? इतना प्यारे बच्चों है हम लोग में कैपेसिटी की, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, क्या 5 मिनट के अंदर 92 हो सकता है, हाँ या ना? किया जा सकता है ना, जल्दी से बताइए, किया जा सकता है, हाँ या ना बताइए जल्दी से। तेजी के साथ बढ़ रहे हैं बच्चे आगे, आगे सभी बच्चे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से प्यारे बच्चों, कितना देर आपके पास? सिर्फ 5 मिनट का समय है, और जल्दी से आपको बताना है कि हाँ सर हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो जितना तेजी के साथ हो सके प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम लोग ना बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, कहां पर पता है? 92 की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब बहुत जल्द हम लोग वाह क्या बात है, बहुत सारे बच्चे ना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं भाई, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे। अच्छा लीजिए, आपके धर्मेंद्र सर का कॉल भी आ गया, ठीक है, मैथ की क्लास के लिए। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए। हाँ सर, अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक। आज मैथ वाला क्लास क्या करें? ठीक है, हम देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से ना आप लोग सब्सक्राइब करिए और जल्दी से ना 92 करके दिखाइए, ठीक है। और अब हम कहते हैं कि 19 तारीख को ही आप लोग तैयार रहिएगा। कितने तारीख को तैयार रहना है? 19 तारीख को तैयार रहना है। और 19 तारीख को प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से, अरे वाह क्या बात है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है जी, लगता है कि अब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी बच्चे शेयर करेंगे, ठीक है ना। आपके जितने भी सारे दोस्त हैं सबको बोलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, ओके। और हमें पूरा भरोसा है प्यारे बच्चों कि आज हो करके रहेगा, ठीक है ना, पूरा भरोसा है। अब मात्र 250, अब प्यारे बच्चों बहुत तेजी गति के साथ बढ़ रहा है, और हमें लगता है ना कि अभी 92 हो करके रहेगा, जितना स्पीड में बढ़ रहा है ना, आप लोग पर हमें पूरा भरोसा है। तो 19 तारीख को सभी बच्चे तैयार है ना, जल्दी से बताइए। 19 तारीख को सभी बच्चे तैयार है ना? हाँ, 19 तारीख को शाम में प्यारे बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा। 19 तारीख को शाम में एकदम जबरदस्त धमाकेदार शानदार एकदम जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आगाज करेंगे, ओके। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्या करिए, हाँ जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और देखिए अभी हम पटना में हैं, और आज हम तुरंत अभी कटिहार निकल रहे हैं, और पुनः फिर वापस आएंगे पटना में हम। तो प्यारे बच्चों हमें निकलना भी है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से अगर कर दे तो हम छुट्टी दे दें, और लगभग 1.5 घंटे का ये क्लास भी हो चुका है, ठीक है। तो हमें पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, और इसी तरीके से प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, समझ गए ना, मेहनत आप लोग करते रहिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जल्दी से अपना टारगेट पूरा करिए, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में। क्या अब आप लोग नहीं करेंगे तो भाई हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप नहीं करेंगे तो क्या हम जाए ना, रुकें कि जाए? जाए ना, हाँ हम जा रहे हैं, सोच लीजिए, ठीक है, हम जा रहे हैं, सोच लीजिए। आप लोग करेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, हम जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर करिएगा और पूरा इसको जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, हम अगली क्लास में मिलते हैं, और मिल करके हम लोग क्या इसका पूरा इस चैप्टर का जो चैप्टर अभी हम आज आपको हम पढ़ाए उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों जितने भी सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग साथ ही साथ कवर कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हाँ
हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर करेंगे। अभी आप लोग जाइए तुरंत इसको 92 पूरा करिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।